हेलो दोस्तों। जब किसी कैंडिडेट के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो क्या उसे सब कुछ आता है या उसे सब कुछ आना चाहिए। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो मेरे रिटन के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट में 95 मार्क्स थे और अगर एक दो सिली मिस्टेक्स मैं नहीं करता तो 97 होते आउट ऑफ 100। तो क्या मैंने 95 जितनी मेहनत की थी? एक्चुअली जो दूसरा कैंडिडेट था एक जिसके 70 मार्क्स आए, मेरी मेहनत भी उसके बराबर या उससे थोड़ी कम ही थी। इसके बावजूद मैंने 95 का स्कोर किया। तो 70 की मेहनत में भी आप 95 मार्क्स लेके आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो उस कंडीशन में सही आंसर कैसे मार्क करें, और वो भी पूरी अश्योरिटी के साथ कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही है। सिर्फ आप मेरे लिए तुक्के नहीं लगा रहे कि हाँ देखा जाएगा, मैंने लगा दिया सही होगा तो ठीक है। आपको आपको खुद अश्योर्ड होनी चाहिए कि हाँ मैंने लगाया है और ये ही आंसर्स करेक्ट होगा। या फिर जब कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तब भी एग्जैक्ट राइट आंसर कैसे मार्क करें, इस पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे लेकिन थोड़ा बाद में। उससे पहले कुछ बातें, जैसे आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ सजेशन थे और उनके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले तो कि ये जो चैनल बनाया है, इस चैनल के का जो पर्पज़ है उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका पर्पज़ सिर्फ मेरली आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए हेल्प करना, गाइडेंस देना नहीं है। एग्ज़ाम पास करने तक इसका रोल नहीं है। ये यूट्यूब पे शायद पहली बार ही कोई ऐसा चैनल बना होगा जो एक आपके हाई कोर्ट एग्ज़ाम को ना केवल आपके रिटन बल्कि आपकी टाइपिंग, और टाइपिंग के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी जॉइनिंग, और ज़रूरत पड़ेगी तो जॉइनिंग के बाद में भी आपको ये हेल्प करेगा। क्योंकि एक कड़वा सच है कि किसी भी जॉब में है ना, जॉइनिंग जॉइनिंग करने के बाद में कुछ लोग तो बड़े मज़े लेते हैं और कुछ लोग इतना काम से बोझ से दब जाते हैं कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात कर लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, ये सिनेरियो आपको हर जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए, कौन से नहीं दिखाने चाहिए, जहाँ जिनकी ज़रूरत नहीं है और वहाँ आप ना दिखाएं। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने सीखी है खुद के एक्सपीरियंस से भी और मेरे साथ वालों के साथ जो हुआ उनको देखकर, तो मैं उसी के ऊपर आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ डार्क सीक्रेट्स होते हैं ऐसे जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, कहीं आपको मिलेगा अनलेस आपके घर में फैमिली में सारे कुछ गवर्नमेंट जॉब के अंदर बंदे हैं तो वो शायद आपको गाइड कर देंगे। लेकिन जिनके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जैसे मेरे नहीं है, तो आपको कुछ मालूम नहीं होगा अगर आपकी पहली जॉइनिंग है तो। और वहाँ आप ज़रूर से ज़्यादा सीधा बन गए तो आपके आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये बातें थोड़ी सी अजीब है लेकिन आपके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि आपकी चाहे जॉइनिंग होगा, जॉइनिंग के बाद कौन सा चार्ज लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ताकि आप आगे स्टडी करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकें, ठीक है। आपको प्लस पर्सनल लाइफ के अंदर के में भी आपको इतना टाइम मिले, स्पेयर टाइम मिले कि आप आराम से रह सकें किसी भी जॉब में। मैं यहाँ पे हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, ये हर जगह होता है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और जैसे किसी गेम के अंदर, गेम को खेलने से पहले उसके सारे रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो ये चीज़ बड़ी मस्त है, सॉरी मस्ट है, सॉरी। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो नया बंदा जब जाता है ना, तो उसके कुछ काम हैं या उसको कुछ पर्क्स मिल रहे हैं, फैसिलिटी मिल रही है या कुछ चीज़ें हैं, वो उसको नहीं दी जाती, ना उसे बताया जाता है। आप जाएंगे, आपके इस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे तो वो आपको कह देंगे ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ये नहीं है। और वो आपको क्या, जैसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं ना, गोली देना, वो आपको दे देंगे। इनफैक्ट जो सीनियर्स होंगे या अदर लोग होंगे उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो अपना काम भी आपको दे देंगे कि ये आपका काम है, आपको करो, ठीक है। और आप उन्हें ना नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपको जानकारी नहीं होगी कि
आपका वर्क एरिया कितना है, कैसा है, ठीक है। और नए एम्प्लॉय को तो सभी दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बातें हार्श हैं लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है। तो अभी चाहे आपको लगेगा कि ये बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जॉइनिंग हो जाए वही बहुत है, नौकरी तो मिले ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप सिंसियर है, डेडिकेटेड है, तो जॉब तो आपको मिलेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये आप ओवरनाइट नहीं सीख सकते। क्या मैंने जॉइनिंग ले ली, अब मुझे सब मालूम हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, अगले दिन से नहीं। और ये चीज़ें जो अपने स्टार्ट में अगर आपने कुछ चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं ना, तो आपको पूरी लाइफ, आपकी पूरी सर्विस लाइफ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी तक कर रहे हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स, इतने साल होने के बावजूद भी। तो आपको वैसे ही मेरी बातें शायद जॉइनिंग के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब आप वहाँ पे फील्ड में होंगे। नहीं तो आप अपने किसी फ्रेंड से पूछिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, वो इन बातों की वैल्यू अच्छे से जानता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हमने जॉइनिंग की थी तो आपको क्या 2 RH मिलती है। RH मीन्स रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़, मतलब जो कुछ पर्व होते हैं छुट्टियों के, जो जिनमें से आप कोई भी 2 ले सकते हैं छुट्टी उस दिन, ठीक है। तो उसको, वो एप्लीकेशन देने की लास्ट तारीख थी 10 जनवरी, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं, तो हमें बाद में पता चला। फिर हमने किसी तरह कोशिश करके हमने जब देने लगे एप्लीकेशन, जो हम, तो हमें मना कर दिया गया। हमें इस्टेब्लिशमेंट में मना कर दिया, एप्लीकेशन आगे भेजी नहीं जा रही थी। बोले नहीं आपको मिलता नहीं है, ये तो प्रोबेशन है, आपको इसलिए मिलेगा नहीं, ये तो उनको मिलता है जिनका प्रोबेशन कंप्लीट होता है, वो ये ऐसा करके हमको भी गोली देने की कोशिश की। ठीक है, एक बार हो गया। लेकिन हमारा उसमें एक फ्रेंड था, उसको इन चीज़ों का थोड़ा अच्छा नॉलेज था, और बाकी हम भी काफ़ी डिटरमाइंड थे कि नहीं छुट्टी कैसे छोड़ दें। खासकर स्पेशली अगर आप बाहर, आपकी पोस्टिंग है, तो आप जानते हैं कि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलती है। अगर उस दिन उसके साथ अगर आपको कोई फ्राइडे की या फिर मंडे की आपको छुट्टी मिल जाए, 3 दिन हो जाता है, तो जो दूर है उनके लिए आना जाने में भी टाइम लगता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप होम टाउन में है तो चलो कोई बात नहीं फिर भी, लेकिन बाहर के लिए ज़रूरी हो जाता है। और आजकल ज़्यादातर बाहर ही मिलती है, होम टाउन की तो आप उम्मीद थोड़ा कम ही रखें। तो हमने काफ़ी कोशिश की, हमें इस्टेब्लिशमेंट में कह दिया जाता था कि नहीं आपको है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर भी हम इस चीज़ के पीछे लगे रहे। हमें कहते थे आप वो ऑर्डर लाइए जहाँ से, जिसमें लिखा हो कि आपको प्रोबेशन मिलता है, वो दिखाइए, रूल बताइए, वो दिखाइए। और हम चूँकि न्यू कैंडिडेट थे, अब ये चीज़ें हमें कैसे मालूम होगी, ये आपको कैसे मालूम होगी, ये कौन सा रूल है, क्या है, कहाँ से लाएँ, इतनी कागज़ फॉर्मेलिटीज़ करना कहाँ से लाएंगे आप। और ऐसे करके वो हर बार, चाहे ये काम हो चाहे कोई भी काम हो, वो अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। तो लेकिन फिर हमारे कुछ टाइम बाद में जज चेंज हुए, तो उसके बाद में मेरे जो फ्रेंड थे और हम थे, हमने मिलके किसी तरह वो ऑर्डर्स निकाल लिए कहीं से, मेरे फ्रेंड को थोड़ा नॉलेज था, और ऐसे करके फाइनली हमने वो 2 RH आखिरकार ले ली, साल की, दोनों साल ली प्रोबेशन में। और पूरे ज़िले के अंदर सिर्फ एक हमारा ही कोर्ट था जिसके अंदर हमने RH ली थी। बाकी जितने हमारे साथ दूसरे लगे थे उनको किसी को नहीं मिली, क्योंकि उनके कोर्ट में सबने उनको बोल दिया कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो एक छोटी सी बात है। उसके बाद भी जैसे आप बाद में आप कहते हो कि मेरा ट्रांसफ़र करवाना है मेरे को, तो वहीं पे भी वही बात, हमने भी कोशिश की थी ट्रांसफ़र करने की। हमें कहता है वो लाइए, क्या है रूल, क्या है, प्रोबेशन में नहीं है, 5 साल पहले नहीं है, 7 साल पहले नहीं है, किसका हुआ है, आप उसका ला के दिखाइए, हमें ये दिखाइए। तो हम, एक नया बंदा वो कहाँ से लाएगा ऐसे ऑर्डर्स। ये तो काम उनका है जो खुद 20-20 सालों से वहाँ ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन उनको खुद को पूरी जानकारी नहीं है, ये सच्ची बात है। इसी के अलावा मैंने आपको पिछले बार आपको बताया था कि क्वार्टर्स के लिए हम, जो हमने घर ले रखा था, एक रूम ले रखा था, वो 5,500 का था, ठीक है। जबकि बाद में एक दूसरा फ्रेंड था, उसको मालूम था, तो उसने वो गवर्नमेंट हाउस ले रखा था। और मैंने आपको बताया 40 रुपये किराया महीने का, कहाँ 40 रुपये, कहाँ 5,500 इधर। तो खासकर जब आप प्रोबेशन में 13,140 रुपये कमाते हैं ना, तो यहाँ उस वक्त ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे डेली लाइफ में आती रहेंगी, और आपको इस बारे में थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। सिर्फ स्टडी करना अच्छी बात है, आप स्टडी कीजिए,
लेकिन आपको आगे जाके जब भी आपकी जॉब लगेगी, आप मेहनती हैं, आप डिटरमाइंड हैं, तो आपको लगनी है, लेकिन आपके आगे जाके ये चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ेगी, तब प्रॉब्लम होगी। आपको चार्ज मिलेगा लाइफ में, वो स्टार्टिंग में जाता जो मिल गया वो मिल गया। मेक श्योर कि आपको एक ऐसा चार्ज मिले जहाँ से आपको अच्छा टाइम मिल सके, ऐसी जगह मिले जहाँ पे आप अपना कुछ स्टडी कर सकें। हमारे साथ एक बंदा था, उसके घर में सभी गवर्नमेंट जॉब में थे, उसको भी इसलिए उसको अच्छा नॉलेज था। उसने जाते ही ऐसा चार्ज ले लिया था जहाँ पे उसको स्पेयर टाइम काफ़ी मिलता था खाली। जनवरी में ज्वाइनिंग हुई थी, फरवरी में रीट का एग्ज़ाम था, उसने आराम से तैयारी की। वहाँ वो उस अपने उस रूम में भी तैयारी कर पाता था, पर जबकि दूसरे रूम में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप तैयारी कर सकें, क्योंकि जैसे आपको तैयारी करने का किताब कॉपी हाथ में लोगे ना, तो लोगों की आंखें लाल हो जाती थी कि ये तो फ्री बैठा है, इसको काम दो, खाली कैसे बैठा है। चाहे आपका एग्ज़ाम हो, वो कोई उनको किसी से मतलब नहीं इस बात का। तो उसने रीट का एग्ज़ाम दिया, चूँकि उसके पास अच्छा टाइम और जगह मिली, वहाँ पे वो ऑफिस में भी पढ़ पाता था, और उसने रीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अभी वो थर्ड ग्रेड टीचर है, और उसके बाद वो 1 साल तक वहाँ तक रहा था, दिसंबर तक। तो दिसंबर तक रहने के बाद में भी वो वहाँ तक इस हिसाब से रहा था कि दिसंबर तक वो एकदम खाली रहता था, अच्छा खासा उसको स्पेयर टाइम मिल जाता था, उसने मैनेज कर लिया था। तो अच्छी बात थी। नहीं तो दूसरे भी लोग थे, उन्होंने भी दिया था एग्ज़ाम, लेकिन उनको चीज़ों को मालूम नहीं था, और इस चक्कर में वो काम में इतना फंस गए कि वो अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाते थे, और उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, तो किसी भी एग्ज़ाम में भी। तो ये हर डिपार्टमेंट में होता है, किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, हर जगह ये है। ठीक है, आप ऐसा ना सोचें कि किसी एक डिपार्टमेंट की कहानी है। तो ये सब बताने का मेरा रीज़न है कि आपको कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जाने से पहले आपको इन चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए ऑर्डर्स और का। मैं आजकल सब रखता हूँ कि मुझे पता है आगे कब कहाँ कौन सा काम आ जाएगा, और अगर आपके कभी कोई दिक्कत आएगी तो मैं भी आपको बता पाऊँगा। मेरे पास भी जो मैं अपना रखता हूँ डॉक्यूमेंट्स, और तो वो भी मैं आपको दे पाऊँगा, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, और बाकी आगे कभी डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो है कि कई लोगों का आ रहा था कि कुछ सोर्स होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए, ये तो एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, मैं लिंक दे दूंगा वीडियोस में भी, और या अबाउट सेक्शन में भी आप देख लेना, पिन भी कर दूंगा। हालांकि मैं उतना उस पर एक्टिव नहीं हूँ, मेरे वो जो फ्रेंड्स हैं जो भी कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, स्टाफ है, वो ही फ्रेंड थोड़ा सा देख रहे हैं। हालांकि उधर भी समय का थोड़ा कमी है, टाइम ऐसा चल रहा है अभी, वैकेंसी अभी काफ़ी है, कोर्ट में भी काम है, मार्च का टाइम है, तो वो भी, बट जैसा भी होगा हम थोड़ा मैनेज करेंगे, चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। आई होप आप समझेंगे इस बात को, ताकि धीरे धीरे आपके कुछ हेल्प कर सकें। और हमारा ये जो रिश्ता है, ये आई थिंक सिर्फ यहाँ हाई कोर्ट एग्ज़ाम तक नहीं, उसके बाद भी आगे भी भर्तियाँ और भी बहुत हैं। एलडीसी में भी आप देख लीजिए, विद्युत विभाग में, एनर्जी डिपार्टमेंट में है, उसके अलावा एक दो जगह और भी हैं। तो ये आती रहेंगी, या फिर दूसरी भी एलडीसी के अलावा दूसरी भी कोई भी जॉब हो, हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि आपको हमारा पूरा सपोर्ट दें। उसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि एक चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट को आराम से पूरी देखें। बहुत से लोग जो नए आते हैं उनको मालूम नहीं होता, या जो पुराने हैं उन्होंने किसी ने मिस कर दिया। प्लेलिस्ट को आप पूरा देखें, एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैंने सिर्फ वही वीडियो बनाए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही बनाए हैं। आप देख लीजिए, वीडियोस बहुत कम है, क्योंकि मैंने सिर्फ क्वालिटी देने की कोशिश की है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, आप आप वीडियोस को देखिए, ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मल्टीपल टाइम देखिए। और ये मैं आपको व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि कई बार चीज़ें होती हैं, वो एक वीडियो में आप देखते हैं, आपको कुछ चीज़ें आप नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप उनको दूसरी बार देखते हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें मालूम पड़ती है। आप कोई क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन को पहले बार आप पढ़ते हो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस वो क्वेश्चन को देखते हो तो आपको कुछ नई चीज़ नज़र आती है। सेम चीज़ वीडियो में मैंने भी कई दूसरे वीडियोज़ में देखा है, तो उसमें ऐसे ही होता है कि पहली बार में कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन दूसरी बार देखने पर कुछ नई चीज़ें मालूम पड़ती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैं व्यूज़ के लिए कह रहा हूँ, आपका डिसीज़न है, सिलेक्शन आपको लेना है, जो चॉइस आपकी है। तो और जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं वही चीज़ें यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा एक चीज़ और है, एक गुड न्यूज़ आपके लिए है कि मेरा एक दोस्त है, वो भी यहाँ आएगा, स्टेनो का एग्ज़ाम है संडे को, तो वो आएगा। वो बंदा ऐसा है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी 50% भी स्कोर नहीं किया आज तक।
सिर्फ एक बार ज़िंदगी में उसने 50 से ऊपर स्कोर किए थे, और वो थे हाई कोर्ट LDC वाले एग्ज़ाम में। वहाँ पे उसने 87% स्कोर करके सिलेक्शन लिया, पहली बार, एक बार, वंस इन ए लाइफ टाइम है मोमेंट उसका। और वो चूँकि कॉमर्स है तो उसका हिंदी, इंग्लिश, जीके सब ख़राब है। मैं कुछ अगर उसका एग्जांपल दूंगा तो आप खुद फील करोगे कि सिचुएशन बड़ी ख़राब थी उसकी। और इंग्लिश के मामले में तो मैं ये कहूँगा कि वो इंग्लिश का तो वो मर्डर ही कर देता है, आज भी करता है। वो आज भी अंग्रेज़ों से बदला ले रहा है, पता नहीं क्या दुश्मनी उसकी। उसकी इंग्लिश ऐसी है, उसके बावजूद भी उसने 80%, 87% से सिलेक्शन ले लिया। तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही, उसने कैसे किया? क्योंकि हालांकि उसने भी कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की थी, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही सोर्स था उसके पास, वो था मैं उसे गाइड करता था। तो हम दोनों एक दूसरे को बात बात करके हम फ़ोन पे बात करते थे, क्योंकि उसका डिस्ट्रिक्ट अलग है, मेरा अलग है, तो हमारे पास सिर्फ फ़ोन का साधन था। और उस टाइम नया जियो भी नया था, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहती थी कनेक्टिविटी में भी, लेकिन जियो ने मेरा को काफ़ी हेल्प किया हमारी। तो वो आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे उसने किया, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल करेगा, स्पेशली जिनके इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है उनको लिए। तो मैं कहूँगा कि उनको मस्ट है उनके लिए तो ये देखना कि कैसे उसने किया। वो आज भी उसकी इंग्लिश पूछे मत आप, ऐसी है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि हाईकोर्ट LDC के अंदर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका इस हाईकोर्ट के एग्ज़ाम के अंदर क्या रोल रहता है प्रीवियस पेपर्स का। तो एक चीज़ तो ये है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ हो जाते हैं मान लीजिए, और नहीं भी हो तो भी मैं ऐसा सोच रहा था कि डेफिनेटली आप क्या कहेंगे उससे, उसके बेस पे ही मैं फाइनलाइज़ कर पाऊँगा ये चीज़। कि जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर को मैं लेके आऊँ, उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ सॉल्व करूँ और एक्सप्लेन करूँ आपको। और एक्सप्लेन करूँगा तो इन डेप्थ करूँ, 4 ऑप्शंस हैं वो भी करूँ, और इस तरीके से करूँ कि वैसा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, लेकिन उसके साथ उस उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा जैसे भी है। चाहे आपको वो क्वेश्चन आता नहीं होगा लेकिन आपका करेक्ट हो जाए, इस तरह से करने की कोशिश करूँगा मैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में, कि वो सब कुछ लगभग ले ले आपको। इनफैक्ट अगर आप अच्छे से समझेंगे तो अगर किसी बंदे का है, ठीक है, वैसे भी मैं बता देता हूँ कि पिछली बार जो रिटर्न रहा था उसमें इंग्लिश रिटर्न के अंदर और बाद में भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हुआ था, क्योंकि हिंदी इजी था, हिंदी सबने कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे जैसा बंदा था जिसकी हिंदी काफ़ी ख़राब थी उस टाइम, तभी मैंने हिंदी में 85 कर लिए, लेकिन चूंकि मैंने इंग्लिश में 95 कर लिए थे, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हुआ था मेरे लिए, और सभी के लिए था, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा टफ था कंपेयर टू हिंदी। जिसने इंग्लिश अच्छे से किया वो सिलेक्शन लेके निकल गया। तो अगर किसी बंदे की इंग्लिश कमज़ोर है, थोड़ी थोड़ी सी भी आती है अगर उसको, तो भी मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वो, मैं अगर एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, तो इस तरह से करूँगा कि वो और कुछ नहीं पढ़ता है, उनको भी समझता है सिर्फ, तो ज़ीरो से लेके 50-60% के आसपास तक तो वो वैसे भी स्कोर कर लेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, उस पैटर्न के हिसाब से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें मतलब क्या है कि आपको ऑप्शन को पढ़ने की या समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप क्वेश्चन उनके ऑप्शंस को पढ़ो मत, उनको मत समझो उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, नहीं आता नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। मैं जब प्रीवियस पेपर करवाऊँगा तो मैं आपको बाकायदा दिखा दूँगा आपको कि चाहे सेंटेंस का अर्थ समझ में आए कि क्या कह रहा है। और ऐसे ही मैंने मेरे जो फ्रेंड था मैंने उसको समझाया था, और फिर उसने अच्छे मार्क्स लेके आया था। बाकी पूरी स्ट्रेटेजी तो वो खुद बताएगा आपको क्या रहा जब वो यहाँ आएगा। सैटरडे को आएगा, संडे को पेपर है स्टैनो का। और इस प्रीवियस पेपर के बारे में सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने 95 स्कोर किए थे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें ऑफिशियल लेटर वाला कुछ क्वेश्चन थे, तो वहाँ पे मैंने एक या दो गलत कर दिए, वो सिली मिस्टेक थी, क्योंकि वो ऑफिशियल लेटर वाले क्वेश्चन ऐसे थे वो जो ज़्यादातर लोगों ने सही किए थे, वहाँ आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। और दो तीन शायद वॉकैब के क्वेश्चन गलत हुए थे, तो वॉकैब के गलत हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो होता ही है, ठीक है, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ मेरे मेरे 97 मार्क्स आते। तो क्या मुझे इतने 95 क्वेश्चंस
क्या मुझे इतना नॉलेज था कि मैं 95 ला सकता हूँ? क्या मुझे 95 जितना मैंने पढ़ा था? नहीं। और जितना आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए कि जितना भी आपको आता है ना, जितना नॉलेज आपको है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं खासकर इस पेपर की बात करूँ तो इस पेपर में तो बिल्कुल नहीं होगा। जो इतना आपको लगता है ना मेरे को इतना आता है, तो सिर्फ उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पेपर ही ऐसा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लोग भी लगाएंगे कि नहीं, लोगों के फ्लूक्स और लग जाते हैं तुक्के, तो थोड़ा यहाँ रहें, आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कवर करके रखना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते, वो ही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा फाइनल या नहीं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे को बहुत से क्वेश्चन थे जो नहीं आते थे, लेकिन मैंने मोस्टली सारे करेक्ट किए, जिसके कारण ही मेरे इतने स्कोर आ पाए, वरना मेरे नहीं आते। तो आप उनको कैसे जज करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, और वो भी पूरी अश्योरिटी के साथ कि हाँ ये करेक्ट है। ऐसा नहीं कि भाई ये सही लग रहा है, मैंने मार्क कर दिया, ये सेंटेंस लंबा है इसलिए करेक्ट होगा, या जो भी है। नहीं, आपको लगना भी चाहिए कि नहीं यही करेक्ट है, तभी वो सही तरीका है आपका पेपर को सॉल्व करने का। रैंडमली अगर आप करेंगे तो तुक्के कितने लग जाएंगे? 2-4 लग जाएंगे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होंगे। तो जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा तरीका आपका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब जब, क्योंकि मैं जब बार बार कहता हूँ ना कि एग्ज़ाम इजी है इजी है, तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं इजी नहीं है। वो भी अपनी जगह तो सही है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम इजी है या हार्ड है वो कई बार इस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आपका सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो पेपर को हार्ड या इजी बना देता है। ठीक है। मुझे अ, दो फोटोज़ याद आ रही है, बहुत पहले देखी थी, जिसमें एक में होता है कि एक बंदा होता है वो कुएं में गिरा हुआ होता है, तो उसके पास बहुत सारी लैडर्स पड़ी होती है, जो सीढ़ियाँ होती है जिस पे चढ़ के जाते हैं, लैडर्स पड़ी होती है, और उसको बोला जाता है कि भाई कुएं से बाहर निकलना है। तो वो तो वो क्या करता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखता है, लेकिन वो कुआं से बाहर नहीं निकल पाता कि उसने हॉरिजॉन्टल रखी। जबकि दूसरा आदमी क्या करता है, उसको कुएं के पास एक लंबी वाली लैडर लेता है, उसको लगाता है और उस पर चढ़कर बाहर निकल जाता है। अब ये उसका तरीका था कि उसने सीढ़ियों लैडर को कैसे यूज़ किया। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। ईजी तरीके से यूज़ करते हैं तो पेपर ईजी लगेगा, हार्ड तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो पेपर हार्ड भी लगेगा। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते भी हैं जो क्या है कि देखने में बड़े कन्फ्यूजिंग लगते हैं, कन्फ्यूज़ कर देते हैं। इतना कुछ होता नहीं, लेकिन वो दिखने में कन्फ्यूजिंग होते हैं कि यार क्या करना है इसमें, कैसा नहीं है। तो बहुत लोग तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग हैं वो सही भी कर देते हैं, लेकिन उसके लिए वो फिर वो पूरा पढ़ते हैं, उसको पूरा ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं, पूरा उसको समझते भी हैं, और उस तरह से उनको मालूम है इसलिए वो कर देते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को जब मैं अपने दोस्त को समझा रहा था, तो जो जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है उनको आप ऐसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो भी एक शॉर्ट टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं है। तब आपको कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा कि हाँ इस तरीके से आप कर लो तो मैनेज हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन का। जैसे, हाँ, ये जो क्वेश्चन था ये मेरे पेपर का ही क्वेश्चन है जो मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट किया था। अब जैसे इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है कुछ, मान लीजिए इस बार सेंटेंस दूसरा आ गया, उसमें वर्ड्स भी ऐसे आ गए, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड आए, आपको आता ही नहीं, वॉकैब भी आपकी कमज़ोर है, उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देके दूँ, तो अब इसमें आपको क्या करना है कि एक सेंटेंस है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। अब सेंटेंस नॉर्मली मोटा मोटी तौर पे 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क वाले। तो हमें पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाना है, तो आप देख सकते हैं आपको कोई इसको ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके वर्ड्स की हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्या बोल रहा है कुछ कह रहा है, कोई ज़रूरत नहीं आपको, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा से देखना, पॉजिटिव बनाना है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं होगा, बचे 2 ऑप्शन, इसमें नोट आ रहा है यानी नेगेटिव है, ये नहीं होगा, ये जैसा भी है बस यही है मेरा। क्या मतलब है क्या नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने आंसर लगा दिया और ये करेक्ट है। आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, वो दिखने में अभी कुछ सेंटेंस ऐसा दे देंगे आपको बहुत टफ लगेगा कि यार ये तो बहुत टफ है, ये वो है, लेकिन
अगर आप उनको अलग तरीके से थोड़ा अप्रोच बदलेंगे तो आपको लगेगा कोई ज़रूरत नहीं है इतना, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन मुझे नहीं मालूम क्या है, अगली बार हो सकता है कोई डिफ़िकल्ट सेंटेंस दें, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और उसके अलावा एक एक चीज़ और है कि आने वाली वीडियोस के लिए क्या है आपका सजेशन, क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो आप मुझे थोड़ा बताएं। हालांकि मैंने जो पहले से ही सोच रखा है कि मैं जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश और जीके हैं, उनकी अलग अलग एक वीडियो बनाऊँ स्ट्रैटेजी का, उनको कैसे कवर करना है कम समय में, कम एफर्ट में। कोई बड़ी किताबें राघव प्रकाश नहीं चाहिए, सिंपली कैसे करें वो उनको मैंने सोच रखा है कि वो मेरे आने वाली वीडियोस में होंगे। लेकिन उसके अलावा भी आपका कोई सजेशन है तो यू आर मोस्ट वेलकम्ड, आप आए, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या आप चाहते हैं। और सबसे लास्ट बात है कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मेरे थोड़ा समय की थोड़ी कमी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि कई लोगों ने कंप्लेन की कि आपके वीडियोस रेगुलरली नहीं आ रहे, बहुत टाइम लगा रहे हैं सर, एग्ज़ाम का ये है वो है। मैं भी समझता हूँ आपकी बात को, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपका सिलेक्शन आराम से हो, कम मेहनत में ज़्यादा आए। और बाकी जाते टाइम एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको मेरे कंटेंट, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मेरा वीडियो आए। आता थोड़ा लेट है लेकिन आपको मिल जाएगा। आप अपना सपोर्ट दें ताकि मैं भी आपको अच्छे से सपोर्ट कर सकूं। और भी चीज़ें हैं जो मैं सोच रखी है वो आपके लिए लाने के लिए, प्लीज़। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, टेक केयर, बाय।